जियोपॉलिटिक्स में बीइंग गुड इज नॉट एनफ, बीइंग केयरफुल इज द नेसेसिटी। अब जियोपॉलिटिक्स और लाइफ दोनों में ही लगा लीजिए। अभी हम रशिया, चाइना और इस सेंट्रल एशिया में इंडिया के इंटरेस्ट कैसे इंपैक्ट होने वाले हैं, इन सभी एंगल्स पर बात करने वाले हैं। रिसेंटली मिस्टर शी जिनपिंग इज इन 24th मीटिंग ऑफ एससीओ। अब वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके बियॉन्ड क्या हो रहा है वो प्रॉब्लम है। अब आप कहेंगे बीइंग गुड, तो रशिया इज बीइंग गुड विद चाइना ना, तो वही तो बात है। बीइंग गुड इज नॉट एनफ। आप दूसरे के साथ अच्छे हैं और आप सोचें कि इस वजह से दूसरा आपके साथ अच्छा होगा, जरूरी नहीं है। दूसरा वो करेगा जो उसके लिए अच्छा है। जैसे कि यहां पर चाइना कर रहा है, सेपरेट मीटिंग्स विद कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक एग्रीमेंट्स, वो एरिया जो ट्रेडिशनली रशिया का यू कैन से बेस माना जाता था, तो रशिया के हाथ से जा रहा है। और अगर कोई जगह रशिया के हाथ से जा रही है तो मुझे बताइए इंडिया का इंटरेस्ट हैम्पर होगा कि नहीं होगा। ये वो रीजन है, सेंट्रल एशियन रीजन। सबसे बड़ा देश इसमें है कजाकिस्तान। यहां पर पावर वैक्यूम आ रहा है। आप कहेंगे पावर वैक्यूम कैसे? वैक्यूम समझ लीजिए, जैसे कि रशिया यूक्रेन में अभी अटका हुआ है मान लीजिए, तो ज्यादा फोकस कहां है? वहां है। यूएस से अफगानिस्तान से जैसे एग्जिट होता है, तो एक तरीके से अफगानिस्तान के ऊपर ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, इस रीजन पर जो यूएसए का फोर्सेस हैं उसका जो एफर्ट है वो कम होगा कि नहीं होगा। कहने का मतलब है ऑपरेशनल जो एडवांटेज है ऑन द डेवलपमेंट्स इन दिस रीजन यूएसए की कम हो गई। रशिया का फोकस कहीं हो, तो चाइना कह रहा है अपॉर्चुनिटी है यहां तो, राइट। अब यहां पर देखिए इस मैप में आपको कुछ डॉट्स दिख रहे हैं। ये वो चीज जगह हैं जहां पर प्रेजेंटली जिस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूं हम बॉर्डर स्कमिशेस देख रहे हैं। कहने का मतलब बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट देख रहे हैं, ट्रबल। तो एक तरीके से यहां पर इस रीजन में दो तरह के ट्रबल आ रहे हैं, कुछ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी हैं और कुछ एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट भी हैं। तो आप कहेंगे कि अगर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कुछ कुछ जगह पर, तो उसका कारण क्या है? तो कारण एक तो है इकोनॉमिक टर्मोइल इन सर्टेन रीजन्स, और उसके ऊपर टॉपिंग हो गई इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म की। तो इस रीजन में कुछ इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, रिसोर्स कंपटीशन के बलबूते डिस्टेबलाइज कर रहे हैं चीज़ों को। और जहां पर डिस्टेबलाइजेशन होता है तो मुझे बताइए बड़ी ताकत के लिए अपॉर्चुनिटी होता है कि नहीं होता है? अरे बड़ी अपॉर्चुनिटी होता है। तो चाइना उसी अपॉर्चुनिटी को भुनाना चाह रहा है, क्योंकि अगर सब कुछ अच्छा चलता रहता तो वो भी चाइना को इतना तरजीह क्यों देते? वो कहते हैं अरे रशिया है ना अपना ट्रेडिशनल पार्टनर है अपना। रशिया की सॉफ्ट बेली माना जाता है एरिया सेंट्रल एशिया, और रशिया के सॉफ्ट बेली को अब अपने पास लाना चाह रहा है चाइना। तो भाई सीधी सी बात है, जिंदगी का रूल है, जिस चीज पर आप फोकस नहीं करेंगे वो चीज, उस चीज पर आपका इन्फ्लुएंस, आपकी मास्टरी रिसीड हो जाएगी, कम हो जाएगी। कुछ ऐसा ही रशिया के साथ हो रहा है, राइट। तो वैक्यूम का कारण तो मैंने आपको बता दिया, यूएस का इन्फ्लुएंस इस रीजन में कम हो रहा है। और इतिहास गवाह इस बात का कि ये रीजन ही एक्चुअली बड़ी पावर्स का यू कैन से एक रीजन ऑफ ग्रेट गेम रहा है। एक्चुअली ग्रेट गेम वर्ड रशियन एम्पायर वर्सेस ब्रिटिश एम्पायर के लिए यूज किया जाता था। और यहां पर फोकस में इंडिया भी था, क्योंकि इंडिया पर काबिज थे ब्रिटिशर्स, ब्रिटिश इंडिया, और उनको लगता था अच्छा ये ब्रिटिश इंडिया, इसके ऊपर अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान से ऊपर कौन सा रीजन? सेंट्रल एशिया रीजन, यानी कि ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। एक समय तो ऐसा था उनको लगा कि 95,000 के आसपास की फोर्सेस रशियन जार ने भेज रखी है सेंट्रल एशिया की तरफ, और जिससे अफगानिस्तान के थ्रू वो कहीं इंडिया पर अटैक ना कर दें, ब्रिटिश इंडिया पर। ब्रिटिश इंडिया पर अटैक करने का मतलब था ब्रिटिशर के हाथ से सोने की चिड़िया का जाना। इतना पैसा यहां से एक्सप्लॉइट कर रहे थे, उनको लगता है ये तो हाथ से निकल जाएगा। तो ऐसे में उस समय उन्होंने अफगानिस्तान को बीच में लेकर कहा कि चलो तुरंत लाइन खींच लेते हैं, एक तरीके से तुम्हें बफर बनाकर रखेंगे। तो जैसे यहां पर ये अफगानिस्तान बफर था, ये जो बियर है शो कर रहा है रशिया को और ये शो कर रहा है ब्रिटिशर्स को, तो कुछ ऐसा ही सेंट्रल एशिया रीजन है। तो आप कहेंगे तो मतलब सेंट्रल एशिया तो ट्रेडिशनली यूएसएसआर का पार्ट रहा ना, रहा तो सही, लेकिन टाइमलाइन जब तक नहीं पकड़ में आएगी तो तब तक कैसे आप हिस्ट्री, पॉलिटिक्स और आईआर के कंटेक्स्ट को पकड़ेंगे? अभी पकड़ में आ जाएगा, जरा एग्जांपल से समझाता हूं। तो ओरिजिनल स्टेक में हमें पता लगा कि ग्रेट गेम में इंडिया वाला एंगल भी था, राइट, और इस वजह से सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान ये इंपॉर्टेंट रीजन थे, बफर। अब जरा यहां से वो कनेक्शन बन जाएगा आपके दिमाग में। रशियन एम्पायर क्यों चाहता था सेंट्रल एशिया को अपने अंडर लाना? देखिए सीधी पहली थ्योरी तो ये है कि वो चाहता था इस रीजन पर अगर उसका इन्फ्लुएंस रहेगा तो जो कॉलोनियल पावर्स हैं ना, जो अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ा रही हैं, इंडिया एंड
विद इन यू कैन से साउथ ईस्ट एशिया, कहीं ये ना हो कि ये इस तरफ एक्सपेंड करके रशिया को इम्पैक्ट कर दे। तो इस वजह से वो सेंट्रल एशिया पर अपना कंट्रोल चाहता था। फिर आपके दिमाग में सवाल आना चाहिए, तो सेंट्रल एशिया पर कंट्रोल था किसका? सेंट्रल एशिया में कजाकिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यहां पर खनत्स होती थी। खनत्स नाम सुना है? खनत। खनत एक तरीके से पॉलिटिकल एंटिटी थी विच वॉज रूल्ड बाय खान। खान फ्रॉम एपिगलेटिस, मतलब अरे खान मतलब रूलर था, मुस्लिम रूलर था। अब तो अगर इसको हटाया तो इस पर्टिकुलर एरिया का जो इकोनॉमिक रिसोर्स है उस पर रशियन एम्पायर का भाई प्रभुत्व हो जाएगा ना, फायदा मिल जाएगा। तो एक तो ये रीजन था, और ये रीजन और ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया था क्योंकि जब यूएसए में सिविल वॉर चल रहा था तो यूएसए से रशिया में जो इंपोर्ट होती थी कॉटन, तो वो नहीं हो पा रही थी। और कॉटन जो है उज्बेक वाला जो एरिया है, जो सेंट्रल एशिया का पार्ट है, वहां से भी होती है। तो रशिया ने सोचा यार फिर तो इस एरिया को अपने अंडर लाना पड़ेगा। तो इकोनॉमिक रीजंस भी थे। रशिया ने भी उस सिविलाइजिंग मिशन का इस्तेमाल किया था उस समय पर, जैसे कि ब्रिटिशर्स करते थे सिविलाइजिंग मिशन, रशिया सिविलाइजिंग मिशन नहीं कहता था, रशिया कहता था मैनिफेस्टिंग डेस्टिनी। मतलब कि रशियन एम्पायर की डेस्टिनी है कि ये पूरा रीजन जो है एक रशियन मोनार्क के अंडर होगा, उस समय जार के अंडर होगा। अपनी जनता को ये वाला रीजन देते थे। ये अदर रीजन होता क्या था, जो खनत्स हैं अब वहां की उस तरफ से अटैक होता था रशिया की तरफ, और वहां से कई सारे रशियंस को वो स्लेव बनाकर ले जाते थे। तो फिर तो जार ने कहा अब तो भाई इनको अपने अंडर करना ही पड़ेगा, ये खनत्स वगैरह को खत्म करना पड़ेगा। तो उन्होंने खत्म कर दिया था। और जब उन्होंने खत्म किया तो टाइमलाइन क्या थी? एक्चुअली 1750 से हम देख रहे हैं कि रशिया एफर्ट कर रहा है और उसको सक्सेस मिल रहा है। कजाकिस्तान में 1830s में, फिर 1850s, 1860s बढ़ता जा रहा है। तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान तक की हम बात करें तो ये पूरा एरिया रशियन कंट्रोल में आ गया था 1890s तक। तो फिर यानी कि अब पूरा ये सोवियत रूल बन गया था, पूरा ये सोवियत, मतलब उसके बाद क्योंकि जब 1890s में ये हो गया, फिर हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं 1917 में हुआ रशियन रिवोल्यूशन, और रशियन रिवोल्यूशन के बाद जार की हुकूमत खत्म और यूएसएसआर आ गया। तो फिर ये यूएसएसआर के अंडर आ गया था, राइट। फिर इस रीजन का इस्तेमाल वो जहाँ से कॉटन एक्सट्रैक्ट करना है वहाँ कॉटन एक्सट्रैक्ट करेंगे, जहाँ से माइनिंग करनी है वहाँ से माइनिंग करेंगे, है ना। अब रशिया को इस रीजन को मैनेज करना था, एक बड़ा चैलेंज था। अगर आप रशिया के नॉर्थ में देखें, अगर इस रीजन में देखें, सेंट पीटर्सबर्ग, मॉस्को, मुझे बताइए कौन सा धर्म? अरे ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी का बेस था ना ये वाला रीजन। तो लेकिन इस तरफ अगर हम जाएं तो यहां पर मुस्लिम देश थे, मतलब मुस्लिम एरिया था, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। तो अगर कंट्रोल में रखना है और इनको एक देश बनना है तो चैलेंज ये था कि यार इनका कल्चर सब कुछ अलग है, तो हमें इनको ऑटोनॉमी भी देकर रखनी है, लेकिन ऐसे मैनेज करना है कि कहीं ऐसा ना हो कि इनकी जो खनत वाली जो आइडेंटिटी थी, इनकी जो अपने क्लैंस के प्रति जो कमिटमेंट था, वो इतना बड़ा हो जाए कि ये मॉस्को के खिलाफ हो जाए। तो फिर बताइए क्या तरीका इस्तेमाल किया होगा रशिया ने? जो आपके दिमाग में आ रहा है वही तरीका था। तरीका ये था कि इनकी जो एथनिसिटीज है उसको डिवाइड करो, यानी कि अगर स्टेट्स बनानी है इसके अंदर, जो कि उन्होंने बनाया, जिसको हम कहते हैं सोवियत रिपब्लिक, तो रिपब्लिक को ऐसे बनाओ कि अगर एक पर्टिकुलर एथनिसिटी इस पूरे एरिया में प्रोमिनेंट है तो उसको बीच में से डिवाइड कर दो। यानी कि ग्रीन पार्ट में उनके कुछ एथनिसिटी के लोग हो गए, ट्राइब जो एथनिसिटी के लोग हो गए, वो कल्चर वाले लोग हो गए, नीचे तजिक लोग हो गए, तजिक लोगों को भी डिवाइड कर दो। अगर तजिक को भी आपने डिवाइड कर दिया, उज्बेक लोगों को भी आपने डिवाइड कर दिया, कज़क लोगों को भी आपने डिवाइड कर दिया, तो मुझे बताइए रेस्पेक्टिव रीजन्स में वो कुछ माइनॉरिटी में भी रह जाएंगे, नहीं रह जाएंगे? माइनॉरिटी में रह जाएंगे। अब आप कहेंगे सर ये तो नाइंसाफी है। देखो, शासन का जब भी शासन करना होता है तो इन प्रैक्टिकलिटीज को देखना पड़ता है। देखो अल्टीमेटली अगर स्टेट ही अनस्टेबल हो गया तो मुझे बताइए किसी का भला हो सकता है? नहीं। तो इस वजह से हमेशा से कहा जाता है, फ्रॉम एंशिएंट टाइम टू द मॉडर्न टाइम, व्हाट मैटर्स इज स्टेबिलिटी इन अ स्टेट एंड एवरीथिंग इज जस्टिफाइड फॉर स्टेबिलिटी इन अ स्टेट। क्योंकि अगर स्टेबिलिटी नहीं होगी, यहाँ पर सब अपना अपना अलग देश मांगने लग जाते, अलग होने लग जाते, तो बहुत वायलेंस होता। तो इस तरीके से डिवाइड कर दिया। फिर देखो अगर डिवाइड किया तो फिर प्यार भी दिखाना पड़ेगा। फिर कहा टेंशन मत लो, तुम्हारे जब बजट की बात करेंगे तो 25 से 30% बजट की जिम्मेदारी मॉस्को की होगी। तो फिर तो एक तरीके से इक्वलाइजेशन होगा ना। कहा कि सब में बराबर, मतलब सबके खर्चों में जो हिस्सा है वो सेंटर का होगा, उससे तुम टेंशन मत लेना। तो ये कुछ तरीकों का इस्तेमाल उन्होंने किया, राइट। डेलिब्रेट मूव था इनको डिवाइड करने का डोमिनेंट ग्रुप्स को, क्योंकि अगर ये डोमिनेंट हो जाते तो मुश्किल हो जाती। आज जो आप यहां पर स्कमिशेस देखते हैं, यानी कि जो कॉन्फ्लिक्ट देखते हैं सेंट्रल एशिया में, उसका एक रीजन ये स्ट्रेटेजी भी था। ये कहा जाता है कि ये 1991 में जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया, ये तो इक्वलाइजेशन पॉलिसी है जो मैंने आपको बताई,
जब डिसइंटीग्रेट हो गया और ये रीजन आज़ाद होने लगे, तो जब आज़ादी मिली तो ये आज़ादी के लिए बने नहीं थे। ये लाइन लिखी जाती है। आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, कौन आज़ादी के लिए नहीं बना? अरे इसका मतलब ये है कि इनकी जो बाउंड्रीज थी वो इस तरीके से डिवाइडेड थी जिससे कि मॉस्को इन पर कंट्रोल रख सके, जिससे कि किसी एक जगह पर डोमिनेंट ग्रुप मजबूत ना हो। लेकिन अगर आप सेपरेट नेशन बन रहे हैं तो ऐसे में तो डोमिनेंट ग्रुप का मजबूत होना, एक यूनिफाइंग फोर्स आना, वो तो जरूरी होता है स्टेबिलिटी के लिए। ये इनकी डिस्टिंक्ट सेंट्रलेशन वैल्यूज हैं, अपनी किनशिप, अपने ट्राइब्स। प्रेजेंट सिचुएशन क्या है? प्रेजेंट सिचुएशन ये है जो मैंने आपको बताया कि ये अलग अलग नेशंस बन गए। और अनवांटेड क्यों कहा गया? अनवांटेड इस वजह से कहा गया, पहले जो डिवीजन था वो अलग पर्पस की वजह से था, जिससे कंट्रोल रखा जा सके। नाउ जैसे ये अलग देश बन गए तो ऐसा लगने लगा कि भाई 1991 के बाद रशिया जो है वो इकोनॉमिक ट्रबल्स में था। वो एक बड़ा रीजन था रशिया के, यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन का। तो सोचा जाने लगा कि शायद अब जो इस पर इन्फ्लुएंस होगा सेंट्रल एशियन रीजन पर, या तो टर्की का होगा या ईरान का होगा। लेकिन क्या ऐसा हुआ? नहीं हुआ। कारण? क्योंकि भाई साहब टर्की और ईरान, उनका तो खुद का प्रोजेक्शन ऐसा था कि दे वर नॉट हैविंग दैट मच कैपेबिलिटी टू प्रोजेक्ट देमसेल्फ एज द पावर ऑफ द रीजन। तो टर्की और ईरान यहां पर कुछ खास इन्फ्लुएंस नहीं रख पाए। तो इसी वजह से वीक आर्गुमेंट रहा, क्योंकि इनका प्रोजेक्शन ही इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में वीक था। अब एक और बात आती है हाइड्रोकार्बन्स। अब यहां पर जो तुर्कमेनिस्तान जैसे है तो वहां पर नेचुरल गैस का हब है, इस रीजन में ऑयल पाया जाता है। तो जहां पर ऑयल, जहां पर गैस, तो वहां तो पैसा ही पैसा होना चाहिए। लेकिन फिर इन रीजन्स के साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ? वो इस वजह से क्योंकि केवल आपके पास रिजर्व्स का होना काफी नहीं है, उसका मार्केट तक पहुंचाया जाना जरूरी है। जैसे कि एडवांटेज देखिए, मैं एक मैप के थ्रू समझाता हूं आपको। ये देखिए ईरान, तो ईरान ऑयल एक्सपोर्टर नेशन है। इधर देखिए ये आपका यूएई हो गया, कतर हो गया, आपका सऊदी हो गया। तो सऊदी का जो ईस्टर्न जो एरिया आप देखते हैं, यहां पर हम देखते हैं ऑयल का हब। तो इनके लिए आसान भी तो है ना इसको एक्सपोर्ट करना मैरीटाइम रूट से, राइट। लेकिन इनको देखिए जरा सेंट्रल एशिया की पोजीशन। तो सेंट्रल एशिया की पोजीशन में अगर इनको सही में अपने रिसोर्सेज का बेस्ट इस्तेमाल करना है, डोंट यू थिंक दे नीड हैवी इन्वेस्टमेंट व्हेन इट कम्स टू पाइपलाइन? भाई साहब पाइपलाइन का हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर करना पड़ेगा। यहां पर क्या है, आपने यहां पर वेल्स लगा रखे हैं, एक्सट्रैक्शन किया, यहां पर आपने जो कंटेनर शिप्स हैं उसके थ्रू आपने एक्सपोर्ट कर दिया, हो गया, आपका पैसा ही पैसा आ रहा है, हार्ड करेंसी में आप कन्वर्ट कर रहे हो। बट दे वर नॉट एबल टू कन्वर्ट दिस रिजर्व इनटू हार्ड करेंसी। ये इनके सामने एक बड़ा चैलेंज रहा कि पाइपलाइन कैसे बनाए। और इस जैसे कुछ जो एक प्रोजेक्ट बनाए वो नाकाफी हैं, जैसे 200 माइल की पाइपलाइन फ्रॉम रीजन टू ईरान, लो कैपेसिटी है, इससे थोड़ा ना बनेगा। तो यानी कि इनको इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट की जरूरत है कि नहीं, अगर ट्रूली प्रॉस्परस बनना है। और जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो सामने कौन आता है? चाइना। चाइना कह रहा है टेंशन क्यों ले रहे हो, मुझे पता लग गया आपकी जरूरत क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है। और रिश्ते का आधार ये दूसरे की जरूरत को समझना और टाइम से उसको पूरा करना। इन्होंने पूरा कर दिया। इन्होंने कहा टेंशन ही मत लो, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में हम इन्वेस्ट करेंगे, सिक्योरिटी इशूज हैं उसके लिए भी आपको हम मजबूत करेंगे। हमें पता है कि आपके यहाँ कुछ टेररिस्ट ग्रुप्स बन गए हैं, वो आपको डिस्टेबलाइज कर रहे हैं, आपको पैसा भी हम देंगे, हथियार भी देंगे। जैसे 2008 की बात करते हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस आया तो चाइना ने कहा ऐसा करते हैं, हम आपको लोन दे देते हैं, राइट। तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, टेंशन ही मत लो, हम आपके की इकोनॉमिक पार्टनर बनेंगे और हम लोन इन एक्सचेंज ऑफ ऑयल, कि आप अपना ऑयल, हाइड्रोकार्बन जो हमारी इकोनॉमी के लिए जरूरी है, आप हमें वो दे देना। हमने आपको $10 बिलियन का लोन दे दिया। तो पहले पैसा दे दिया, अब तुम देते रहना हमें लोन, हमें जो रीपे करते रहना नेचुरल गैस से। लेकिन आप कहेंगे तो इसमें चाइना को क्या फायदा हुआ? चाइना को 2 फायदे हुए भाई साहब। आपको अपफ्रंट पेमेंट जा रहा है लोन के फॉर्म में, उसको रीपे करना है एनर्जी में। तो सस्ते भाव में ली कि नहीं ली? अब भाई साहब सस्ते भाव में ली तो जाहिर सी बात है इकोनॉमिक एडवांटेज हो गया। दूसरा, इट वाज द राइट स्टेप एट द राइट टाइम, राइट, और राइट डायरेक्शन। कारण क्योंकि इस समय इनकी इकोनॉमी को जरूरत थी और चाइना इतनी बड़ी हेल्प कर पाया, तो फ्यूचर में भी बड़ी इकोनॉमिक हेल्प के लिए या अपने इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ये पहली चॉइस किसको मानेंगे? फिर चाइना को मानेंगे। तो दैट इज व्हाट चाइना डिड, राइट। क्योंकि जरूरत में काम आ जाओ तो विश्वास बनता है और विश्वास से ही रिश्ता मजबूत होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि चाइना कजाकिस्तान क्रूड ऑयल पाइपलाइन, चाइना ने कहा पाइपलाइन का तो मैंने जिम्मा लिया था, लो अब हम बनवाते हैं तुम्हारी पाइपलाइन, चाइना से कनेक्ट कराते हैं। कोई टेंशन ही मत लो कि सऊदी की तरह तुम्हारे पास कोस्ट लाइन नहीं है, कैस्पियन है ना, ठीक है, कैस्पियन के थ्रू एक्सपोर्ट करना वहां पर तुम्हारे लिए कॉस्टली पड़ रहा है, तो मेरी तरफ कनेक्ट करो,
तो आई एम गोइंग टू डू दैट। तो दैट इज व्हाट चाइना डिड। ट्रेड देखिए, दो डेटा आपको बताता हूं। कजाकिस्तान के साथ देखिए, अराउंड 21% ऑफ द टोटल फॉरेन ट्रेड ऑफ कजाकिस्तान वो किसके साथ हो रहा है? चाइना के साथ हो रहा है। दूसरा फिगर देखिए, 21.4% ऑफ द टोटल टर्नओवर ऑफ उज्बेकिस्तान किसके साथ हो रहा है? चाइना के साथ हो रहा है। तो यानी कि अगर आप 20% प्लस मार्केट ऑफ दीज नेशंस फॉरेन ट्रेड का वो चाइना के साथ ही हो रहा है, तो चाइना इनका की ट्रेडिंग पार्टनर बना कि नहीं बना? बन गया। और यहीं पर रशिया जो है उससे मार्केट छिनती जा रही है और चाइना इसको आगे बढ़ाता जा रहा है। अब चाइना के अपने रीजन देखिए अपार्ट फ्रॉम इकोनॉमी। जिंगजैंग रीजन आप सबको पता है, इसके ऊपर वाला जो रीजन है इसको हम जिंगजैंग रीजन कहते हैं, उइघुर ऑटोनोमस रीजन कहते हैं। चाइना के ट्रबल्स क्या हैं? इस रीजन में मांग है अलग देश की, और ये मुस्लिम नेशंस, मतलब ये मुस्लिम नेशन बनाना चाहते हैं। यहां पर किर्गिस्तान है, फिर तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। तो अब ये सारे देश में मैंने आपको बताया कि रेडिकल इस्लामिक आउटफिट्स भी हैं। तो चाइना को ये डर भी है कि भाई साहब अगर इनको पैसा ना दिया, इनको हथियार नहीं दिए, इनको अपने ऊपर डिपेंडेंस ना बनाकर रखी, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये देश यहां पर उइघुर मुस्लिम ग्रुप्स को सपोर्ट करना शुरू कर दें, जिससे चाइना यहां से टूट जाए। तो अगर यहां से चाइना को टूटने से बचाना है तो दूसरे को अपने ऊपर डिपेंडेंट बनाना है। दैट इज व्हाट चाइना डिड। देखिए चाइना ने क्या करा। चाइना ने कहा कि सप्रेस करो उइघुर मुस्लिम्स को जो आपके यहां हैं। तो क्योंकि उइघुर मुस्लिम्स जो है यहां से बॉर्डर के थ्रू कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान यहां पर जाकर सेटल हो गए और वहां पर वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज कर रहे हैं। चाइना कह रहा है यही बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं, पैसा मिलेगा, डिफेंस सप्लाई सब मिलेगी, लेकिन ये जो ग्रुप्स हैं अगर वहां से उन्होंने एंटी चाइना कुछ किया तो आपके कानून में शर्त होनी चाहिए टू कर्ब देम। तो उन्होंने कहा टेंशन ही नहीं है। चाइना कह रहा है फिर ये वाली बात नहीं आनी चाहिए कि इस्लाम और इस वजह से यू आर गोइंग टू मोबिलाइज सपोर्ट फॉर देम। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ऐसा हम क्यों करेंगे, ऐसा हमें पता नहीं कि आप कितने इंपॉर्टेंट हो हमारे लिए। तो सेंट्रल एशिया कोऑपरेशन क्रूशियल फॉर चाइना। डिफेंस मार्केट देखिए, मैं आपको डेटा देता हूं अभी। तो डिफेंस में भी बेसिकली कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इन सबको चाइना हथियार भी सप्लाई कर रहा है। और अभी जो रिसेंट वाला था तजिकिस्तान के साथ सिक्योरिटी एग्रीमेंट, जिसमें कि कहा तजिकिस्तान आपके सिक्योरिटी नीड्स के लिए चाइना इज द प्रेफरेबल पार्टनर। अब इससे होगा क्या? अरे यार सिक्योरिटी का जिम्मा तो यहां पर रशिया का होता था। एग्जाम्पल देता हूं, जब अफगानिस्तान में यूएस बैकफुट पे चला गया, यूएस विड्रॉ हो गया, तो तब तालिबान ने अपने आप को एक्सपेंड करना स्टार्ट कर दिया, काबुल को काबिज कर लिया। उसके बाद तालिबान को किसने क्लियर स्टेटमेंट में कहा कि ताजिकिस्तान के इंटरेस्ट को हैम्पर किया तो तुम रशिया के दुश्मन होंगे? मिस्टर पुतिन ने। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम तालिबान की बात करते हैं, तालिबान के फाइटर्स की, तो तालिबान के फाइटर्स में डिफरेंट एथनिसिटीज के फाइटर्स हैं। जैसे पाश्तून मेजोरिटी है, तजिक भी हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि अफगानिस्तान के जो तजिक फाइटर्स हैं वो तजिकिस्तान में दखल देना स्टार्ट कर दें। और तालिबान अब सोचे चलो यार अफगानिस्तान में तो हम आ ही गए, चलो अभी इन्हें भी मिला लेते हैं साथ में, चलो तजिकिस्तान को। तो तजिकिस्तान ने कहा रशिया जरा देखना कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। मिस्टर पुतिन ने कहा टेंशन क्यों ले रहे हो, अभी बताते हैं तालिबान को, तालिबान प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो यहां पर एक तरीके से तजिकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए स्टैंड कौन लेता रहा है? रशिया लेता रहा है। तो तजिकिस्तान कजाकिस्तान सबके लिए इनकी, क्योंकि इट्स लाइक सॉफ्ट बेली ऑफ रशिया, इसको तो सिक्योर करके रखना है, राइट, अपनी इन्फ्लुएंस में रखना है, राइट। लेकिन अगर तजिकिस्तान अब सिक्योरिटी के मामले में चाइना के साथ एग्रीमेंट कर रहा है, अब ट्रेडिशनली रशिया के साथ था, तो कहीं आपको नहीं लगता कि शायद उनको लग रहा है कि यार वी शुड एक्चुअली गो अवे फ्रॉम द ऑर्बिट ऑफ रशिया? मतलब ये वो वाली बात हो गई कि जैसे आज हम भूटान की बात करें तो इंडिया भूटान में, अगर भूटान किसी और के देश की तरफ देखे कि यार सिक्योरिटी के मामले में ना चलो हम तुम्हारे साथ एग्रीमेंट कर लेते हैं, तो इंडिया को प्रॉब्लम होती है कि नहीं होती है? होगी बिल्कुल, राइट। तो ऐसे ही रशिया को प्रॉब्लम होगी सेंट्रल एशिया को लेकर, जैसे चाइना एक्सपेंड करता जा रहा है। तो आप कहेंगे सर अगर भूटान किसी और के साथ रिलेशंस बेटर करता है सिक्योरिटी फ्रंट पे, ठीक है, उसमें इंडिया को प्रॉब्लम होती है चाइना से, मान लो चाइना के साथ वो टॉक करने लगे, बायलैटरल टॉक, तो ऐसे में रशिया क्यों नहीं कुछ कर रहा अगेंस्ट चाइना? मौका, क्योंकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में मौका बहुत मैटर करता है। इस समय पर चाइना बहुत जरूरी है रशिया के लिए, और जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है उसमें कई बार जो वो काम ऐसे कर रहा है जो आपको पसंद नहीं है, तो आप क्या करते हैं? आग बंद कर लेते हैं, दूसरी तरफ देखने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि भाई जरूरी है, वो देश जरूरी है। तो इस वजह से यू कैन से certain flexibilities with respect to this particular nation, है कि नहीं?
अच्छा, अब ये पीडीएफ यहाँ पर आ जाएगी शशांक त्यागी फॉर यू टेलीग्राम ग्रुप में। आप मेरे साथ यहाँ पर कनेक्ट भी हो सकते हैं, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर। और अगर आपको कोई टॉपिक पर एनालिसिस चाहिए, यू कैन डायरेक्टली शूट मी अ मैसेज हियर, राइट। कोई डाउट हो तो भी। एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए, बैच स्टार्ट हो रहा है आपका 8 जुलाई को। आप में से जो लोग यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ज़बरदस्त चल रही है, तो वेल एंड गुड, लगे रहिए। अगर किसी को हेल्प चाहिए, एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में पूरा कंप्लीट सिलेबस हो जाए, फिर रिवीजन हो जाए, टेस्ट सीरीज भी हो जाए, और टॉपर्स और जो फॉर्मर ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी रेगुलर गाइडेंस मिलती रहे, जैसे कि इस कोर्स में हमारे देश के फॉर्मर कोल सेक्रेटरी मिस्टर अनिल स्वरूप सर आपके साथ वीकली सेशन करते हैं, ज्ञानवाणी सेशन। तो ये वो कोर्स है, पर्सनल मेंटोर भी आपको मिलता है। तो आप त्यागी लाइव कोड यूज़ करके और एनरोल कर लीजिए। आज 7 तारीख है, मतलब कल से स्टार्ट हो रहा है, 8 जुलाई से शाम को 6 बजे ये बैच। और तीनों मीडियम्स में अलग अलग बैचेस हैं, तो डायरेक्टली एनरोल कर लीजिए। क्योंकि 25 के लिए अगर सोच रहे हैं तो अभी से डिले मत करना, पर्सनल एडवाइस है। क्योंकि दिसंबर जनवरी तक आपको कॉन्फिडेंस हासिल करना है जीएस में, क्योंकि उसके बाद फरवरी में नोटिफिकेशन आ जाएगी, 90 दिन बचेंगे आपके प्रीलिम्स के, तब की क्लियर फोकस केवल प्रीलिम्स पे करना है। उसके लिए भी अलग से एसआईपी प्रोग्राम होगा, इसी में होगा, आपको अलग से पे नहीं करना, क्योंकि इस कोर्स में 4 प्रोग्राम है, एक कोर्स में 4 प्रोग्राम है, तब ये P2I, प्रीलिम्स टू इंटरव्यू। ऑप्शनल मैं पढ़ाता हूँ, PSR, पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस। आपका IR में इंटरेस्ट है शायद, तभी आप यहाँ तक इस वीडियो में बने हुए हैं। तो अगर आप ऑप्शनल लेना चाहते हैं तो 310 प्लस स्कोर के टारगेट के साथ हम इस बैच में मेहनत करते हैं, बेसिक से लेकर मोक्ष तक मैं ही पढ़ाता हूँ। तो यू कैन ज्वाइन डायरेक्टली। 16 जुलाई को नेक्स्ट बैच स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, लेकिन एडमिशन अभी स्टार्ट हो गए हैं। studyIQ.com पर बाकी आपको डिटेल्स मिल जाएंगी, ठीक है। मैं वेपन्स की बात कर रहा था, किर्गिज रिपब्लिक के साथ मतलब $16 मिलियन के बेसिकली वेपन अपग्रेड इन्होंने किए हैं। कजाकिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तो कुल मिलाकर किसी को तो छोड़ ही नहीं रहा चाइना, सबके साथ डिफेंस एग्रीमेंट्स कर रहा है, राइट। चाइना का एफर्ट है कि अब इस वैक्यूम को फिल कर देना है। अब यहां पर एक इंटरेस्टिंग बात है, अभी तक हम क्या देखते थे कि चाइना जब सेंट्रल एशिया पर अपनी स्ट्रेटेजी रखता था तो वो एससीओ के थ्रू रखता था कि एक शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें ये सेंट्रल एशियन नेशंस भी हैं, रशिया भी है, चलो मिल बैठ के हम इस रीजन की भलाई के बारे में सोचेंगे, इस रीजन के साथ रिलेशंस को बेटर करेंगे, चाहे इकोनॉमिक रीजन हो, इकोनॉमिक रिलेशंस हो, चाहे सिक्योरिटी कंसर्न हो, लेकिन मिलकर करेंगे। लेकिन मैंने क्यों कहा कि ऐसा लगता है कि वो रशिया को बैकस्टेप कर रहा है, कारण क्योंकि उसने कहा, एससीओ में भी ये सारे देश बैठे थे, लेकिन उसने कहा नहीं नहीं, हम क्या करते हैं, सेंट्रल एशिया और चाइना का एक अलग से अरेंजमेंट बना लेते हैं। मतलब ये तो वाली बात हो गई कि एक टेबल पे रशिया भी बैठा था, सेंट्रल एशियन नेशंस भी बैठे थे, इंडिया भी बैठा था, पाकिस्तान भी बैठा था। तो इन्होंने सोचा यार इंडिया तो रशिया की तरफ है, रशिया चाहेगा नहीं ज़्यादा डीपन अगर जा रहा है चाइना सेंट्रल एशिया में, तो ऐसा करते हैं सेंट्रल एशियन नेशंस को लेके अलग चलते हैं। तो अलग चल दिए हैं और अलग से इन्होंने अरेंजमेंट बना लिया। चाइना सेंट्रल एशिया डिप्लोमेसी, चाइना सेंट्रल एशिया समिट कहाँ कराई, जियान में। अब ये लोकेशन भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, जरा ये देखिए इस मैप से, ये देख रहे हैं आप यहाँ पर चैंगियन। तो चाइना ने यहाँ पर इन सबको बुलाया, मिस्टर शी जिनपिंग ने, और कहा कि देखिए हम सब हिस्ट्री, कल्चर, इकोनॉमी से आज से नहीं जुड़े हुए, एंशिएंट टाइम से जुड़े हुए हैं। सिल्क रूट, एंशिएंट सिल्क रूट का, एंशिएंट सिल्क रूट की जो शुरुआत होती थी, जो ईस्टर्न फ्लैंक पे जो सबसे पहला जो सिटी था वो ये था। तो ऐसा उन्होंने हिस्टोरिकल टेक्स्ट वगैरह के थ्रू वहाँ समझा रहे हैं। तो कह रहे हैं यहाँ पर मैंने आप सबको इसलिए बुलाया है क्योंकि देखो हम कितने करीब थे इतिहास से। तो प्रेजेंट में क्या है, प्रेजेंट में तो केवल उस इतिहास को रिवाइव ही करना है, कुछ नया नहीं है। आपकी फूड सिक्योरिटी की बात है, प्रोवर्टी की बात है, उन सब पर भी हम काम करेंगे, कनेक्टिविटी करेंगे। तो एक तरीके से प्रूव हो गया अब तक इस वीडियो में कि भाई रशिया को तो सरपास कर रहा है, राइट, इकोनॉमिकली भी कर रहा है, सिक्योरिटी वाइज भी कर रहा है। एक और एग्जांपल ले लीजिए, मिस्टर शी जिनपिंग वेंट टू कजाकिस्तान एंड सेड कि अरे आप BRI का पार्ट बनिए, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। कजाकिस्तान ने कहा ये क्या होता है, कहा बताते हैं। और ये समझ लीजिए कि ग्लोबल नेटवर्क ऑफ नेटवर्थ है। मतलब कहा कि देखो अभी ना आप डिपेंडेंट हो बहुत ज्यादा रशिया पर, लेकिन अगर आप मेरे इस BRI से कनेक्ट हो गए, इस रूट पर अगर आप हैं, तो इस रूट से इतना ट्रेड होने वाला है कि आपको बेनिफिट होने वाला है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, जॉब बढ़ेंगी, आप मजबूत हो जाओगे। तो एक तरीके से केवल रशिया के अम्ब्रेला में ना रहें, उनको वहां से बाहर कह रहा है कि यू शुड चूज बियॉन्ड रशिया एज वेल। प्रेजेंट में तो रशिया यूक्रेन वॉर में एंगेज है, तो एक तरीके से यहां पर सक्सेसफुल यू कैन से अपॉर्चुनिटी है, इसको भुनाने की कोशिश की जा रही है। साथ में चाइना ये भी प्रोजेक्ट कर रहा है कि देखो मैं क्या कर रहा हूं,
रिलेशन एक साइड से थोड़ा ना होता है, दूसरा भी चाह रहा है ना डी-रसिफाई करना। तो अगर दूसरा मतलब सेंट्रल एशियन नेशंस वांट टू डिक्रीज देयर डिपेंडेंस ऑन रशिया, तो इट इज नॉट अंडर द प्रेशर ऑफ चाइना. China is just bringing such offer on the table, which is actually reviving their, you can say, spirit, what they already want, right? रशिया की वल्नरेबिलिटी है, समय ऐसा है, क्यों? रशिया और यूएसए राइवल्स, और यूएसए wants to create more and more pressure with respect to यूक्रेन. तो ऐसे में सैंक्शंस लगे हुए रशिया पर, तो भाई इनकी इकोनॉमी की ज़रूरत है कि भाई आप रशिया का ऑयल ख़रीदते रहो, मार्केट में कुछ जो चीज़ें इनको चाहिए होती हैं वो सप्लाई करते रहो. तो इस वजह से चाइना पर जो डिपेंडेंस है इस समय रशिया की, वो काम आ रही है. और अगर सेंट्रल एशिया की बात करें, सेंट्रल एशिया को आप पनिश थोड़ा ना कर सकते हो ऐसा, क्योंकि सेंट्रल एशिया की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, राइट? तो यहाँ पर तो रशिया को कुछ ऐसे स्टेप्स लेने पड़ेंगे जिससे कि सेंट्रल एशिया में विश्वास जागे कि देखो भाई, चाइना मे नॉट बी द रिलायबल पार्टनर, राइट? रशिया इज द ओनली रिलायबल पार्टनर. क्योंकि अभी देखिए सेंट्रल एशिया काम भी आ रहा है रशिया के. जैसे रशिया पर लगे हुए सैंक्शंस, इस इमेज से क्या शो हो रहा है आपको? सेंट्रल एशिया इज हैविंग गुड रिलेशंस विद यूरोप, यूएसए. तो इनके साथ हाथ मिला रहे सेंट्रल एशियन नेशंस, और इनसे कह रहे हैं हम तो ले सकते हैं ना टेक्नोलॉजी, हम तो ले सकते हैं ना सेमीकंडक्टर चिप्स. आपने भाई रशिया पर ही तो बैन लगाया. इन्होंने कहा ठीक है ले सकते हो. इन्होंने लिया और पीछे से किसको दे दिया? रशिया को दे दिया. तो एक तरीके से रशिया की इकोनॉमी को बनाए रखने के लिए सेंट्रल एशिया का इंटरमीडियरी की तरह यूज होना विद रेस्पेक्ट टू यूरोप एंड यूएसए, वो भी जरूरी है रशिया के लिए, राइट? अदर नीड्स क्या हैं? जैसे कि रशिया हैविली रिलाय कर रहा है आपके इमिग्रेंट्स पे. मतलब सेंट्रल एशिया से लोग जा रहे हैं रशिया में, और रशिया इनका इस्तेमाल कर रहा है यूक्रेन का जो पार्ट रशिया ने कब्जा रखा है उसको रिबिल्ड करने में और अपनी इकोनॉमी में भी. लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस में आ गए चाइना के, तो कहीं इस ट्रेजेक्ट्री को चेंज ना हो जाए, मतलब ये ट्रेजेक्ट्री चेंज ना हो जाए, राइट? वैसे तो अगर इनके खुद के घर में इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि इनकी नीड टू मूव टूवर्ड्स रशिया वो भी रिड्यूस हो जाएगी, राइट? अब रशिया कर क्या रहा है? देखिए सीधा सा रूल है, बहुत पुराना रूल है रियलिस्ट पॉलिटिक्स का, कि अगर कोई तुम्हें इस एरिया में कमजोर करना चाह रहा है तो ब्रिंग सम न्यू पिलर्स इन दिस एरिया विच टोटली रिलाय ऑन यू. भाई सेंट्रल एशियन नेशंस को तो लग रहा है कि चाइना शायद ज्यादा जरूरी हो सकता है, तो किसी और को भी टेबल पे बैठा दो ना जिसके लिए चाइना नहीं तुम जरूरी हो. अरे इमेज से समझ गए होंगे आप, बेलारूस, राइट? अलेक्जेंडर, ये तो वो मतलब एक तरीके से डिक्टेटर की तरह काम करते हैं, और इनको ज़रूरी है कि इनका पावर में बने रहने के लिए ये रशिया को सपोर्ट करते रहें. तो मिस्टर पुतिन इनको इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सपोर्ट देते हैं, जिससे ये अपने बेलारूस पर पावर बनाए हुए हैं. और बेलारूस अब इस साल एससीओ में ऐड हो जाएगा. पुतिन इज पुशिंग फॉर दिस. तो एक तरीके से अगर एससीओ की मीटिंग की बात करें तो वहाँ पर इंडिया इन फेवर ऑफ रशिया, बेलारूस इन फेवर ऑफ रशिया. तो एक तरीके से टेक्निक ठीक है कि नहीं है कि नए पिलर को खड़ा करो जो तुम्हारी तरफ हो. दिस इज व्हाट दे आर डूइंग, राइट? बेलारूस को वहां पर खड़ा करो. अब इस वाली एससीओ की समिट में मोदी जी नहीं गए जो अभी चल रही है, तो मोदी जी नेक्स्ट वीक मिलने वाले हैं मिस्टर पुतिन से मॉस्को में सेपरेटली. अब इंडिया कहां से यहां पर आ गया? देखिए कैसे इंडिया का इंपॉर्टेंस है रशिया के लिए भी टू ब्रिंग सम यू कैन से बैलेंस इन सेंट्रल एशिया. क्योंकि देखिए इंडिया भी हिस्टोरिकली कल्चरली कनेक्ट रहा है सेंट्रल एशिया से, है कि नहीं? दूसरा, इंडिया को भी ज़रूरत है न्यूक्लियर एनर्जी की कमिंग फ्रॉम कजाकिस्तान, हमें ज़रूरत है आपके नेचुरल गैस की कमिंग फ्रॉम तुर्कमेनिस्तान, और हम हैविली इन्वेस्ट कर रहे हैं ईरान, छाबार पे. अब दोबारा से हमने स्टेप अप करना स्टार्ट किया है. कारण क्योंकि हमें भी तो भाई पाकिस्तान को साइडलाइन करके अफगानिस्तान के थ्रू सेंट्रल एशिया से कनेक्ट होना है ना, उसके थ्रू रशिया से INSTC. तो रशिया कह रहा है यार इंडिया को ज़रूरत है कि सेंट्रल एशिया चाइना के इन्फ्लुएंस में ना आए. तो अगर इंडिया और रशिया की ज़रूरत एक है सेंट्रल एशिया को लेकर, तो सेंट्रल एशिया के डेवलपमेंट्स में इंडिया रशिया एक होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे. चाहे सिक्योरिटी की बात करें, हम नहीं चाहते कि अफगानिस्तान में जो हुआ, तालिबान काबिज हो गया और उसका फ़ायदा पाकिस्तान को मिलता रहा, ऐसा सेंट्रल एशिया में भी हो. मैंने अभी बताया आपको कि सेंट्रल एशिया में भी रेडिकल आउटफिट्स हैं, तो रशिया भी चाहेगा उनको न्यूट्रलाइज करना और इंडिया भी चाहेगा. अब देखिए सेंट्रल एशियन रीजन में गिसार एयरबेस, फरकोर एयरबेस, ये दो आपके बेस हैं, मिलिट्री बेस हैं. तो एक तरीके शो करता है कि इंडिया एक तरीके से टैक्टिकल एडवांटेज रखना चाहता है सेंट्रल एशिया में, यूजिंग द मंडल थ्योरी ऑफ, अरे कौटिल्य की मंडल थ्योरी, कि अगर आपके नेबर के साथ रिश्ते अच्छे ना हो तो नेबर का जो नेबर है उसके साथ रिश्ते अच्छे रखो.
राइट। तो नेबर का नेबर अफगानिस्तान है, और अफगानिस्तान में आपके फेवरेबल वाले नेबर रहें उसके लिए ज़रूरी है कि तजिकिस्तान के बेस का इस्तेमाल करो, जैसे कि इंडिया ने किया जब तालिबान वर्सेस नदर्न अलायंस फाइट चल रही थी, राइट। नदर्न अलायंस को हम सपोर्ट कर रहे थे, ग्रुप ऑफ वारलॉर्ड्स टू डिफीट तालिबान। खैर INSTC ये है, मतलब मुंबई से लेकर बंदर अब्बास ईरान के थ्रू हम कनेक्ट करते हुए यहाँ पर जाना चाह रहे हैं। तो इस वे में भी इंडिया ईरान की पार्टनरशिप, और इंडिया का सेंट्रल एशिया के लिए इंपॉर्टेंट, रशिया के भी काम का है, हमारे भी काम का ही है ना। बैलेंसिंग फोर्स की तरह है इंडिया इस रीजन में। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ है, यानी कि डेवलपिंग नेशंस, अंडर डेवलप्ड नेशंस ऑफ एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, इसकी वॉइस इंडिया प्रोजेक्ट करता है अपने आप को, चाहे वो G20 हो, चाहे NAM का आइडिया हो, राइट। तो ऐसे में इस रीजन से तो कम से कम सेंट्रल एशियन नेशंस इंडिया को फेवर करेंगे, क्योंकि इंडिया उनके हक की बात करता है WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक एटसेट्रा, उनके रिफॉर्म्स में। तो ऐसे में अगर सेंट्रल एशियन कंट्रीज भी बेटर रिलेशंस रखना चाहते हैं इंडिया के साथ, तो रशिया चाहेगा ना कि यार ठीक है, इंडिया कैन बी यूज्ड। अब कुछ एग्जांपल्स, जैसे मेडिकल सेक्टर की बात करें, आप सबको पता है कि हम जेनरिक मेडिसिन में तो फेमस हैं ही, मेडिकल टूरिज्म में भी फेमस हैं। तो व्हाट वी आर बिल्डिंग cluster of medical, you can say, institutions in these nations. For example, ताशकंद फार्मा पार्क कजाकिस्तान में भी एक ऐसा इनिशिएटिव है, राइट। IT सेक्टर में अगर इनको मॉडर्नाइज करना है अपनी इकोनॉमी को, IT सेक्टर की सपोर्ट की जरूरत है, और इंडिया का एडवांटेज है कि नहीं है, IT है, तो उसमें चाहे स्किल सेट हो, इन्वेस्टमेंट हो, उसमें इंडिया हेल्प कर रहा है। तो लास्ट वाले पार्ट मैंने इंडिया पर इसलिए फोकस किया क्योंकि UPSC में जब क्वेश्चन आता है तो वो इंडिया सेंट्रिक करके आता है। डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ सेंट्रल एशिया फॉर इंडिया एंड चैलेंजेस इन पार्टनरशिप। तो चैलेंजेस इन पार्टनरशिप आ जाएगा इस वीडियो का जो कोर टाइटल के अंदर, जो मैंने आपको पॉइंट समझाए हैं, और लास्ट वाले पॉइंट में हम इंडिया की इंपॉर्टेंस भी यहां पर बता देंगे, इंडिया को जो इंपॉर्टेंस है वो भी बता देंगे, ठीक है। यहां पर आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली स्कैन करके। आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यूज हैं विद रिगार्ड टू इंडियाज अप्रोच, विद रिगार्ड टू चाइना, सेंट्रल एशिया? आप अपने ओपिनियंस को शेयर कर सकते हैं। क्या हमें और बेटर करना चाहिए, क्या हम कर रहे हैं? अगर आप कुछ नए टॉपिक्स पर डीप एनालिसिस चाहते हैं तो कमेंट में बता दीजिएगा। फिर मिलते हैं। अच्छा, आपको तरीका बता देता हूँ, कई लोग फिर कमेंट्स में डालते हैं कोर्स के बारे में। वैसे तो आपके कोर्स का लिंक आपको इसमें मिल जाएगा, कोर्स लिंक यू कैन फाइंड इन दी डिस्क्रिप्शन एज वेल। वैसे ज्वाइन करने का तरीका देखिए ऐसा होता है, बहुत सिंपल होता है। आपको UPSC की तैयारी शुरू करनी है, studyik.com पर गया, ठीक है। यहां पर आ गया UPSC फाउंडेशन P2I इंग्लिश लाइव। P2I मतलब प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक का एक ही कोर्स, अलग से कोई कोर्स नहीं, अलग से बुक्स नहीं, बुक्स भी 18 बुक्स का सेट आपके घर पर भेजा जा रहा है। ये आ गया 8 जुलाई से जो क्लास स्टार्ट हो रही है, यानी कि कल, आज ही मौका है, आज ही ज्वाइन कर लीजिएगा। यहां पर ज्वाइन करके बाय नाउ पे जाएंगे, फीस इतनी शो हो रही है, लेकिन मैं तरीका आपको बताऊंगा कम करने का इसको। आप यहां पर कोड यूज कर लीजिएगा TYAGILIVE, और फीस आपकी रिड्यूस हो जाएगी 29,000। तो 30 मंथ्स के लिए है, मतलब करीब 1.5 साल हो गया, मतलब सॉरी 2.5 साल हो गया। तो इसका फ़ायदा ले लीजिए। कुल मिला के बात ये है, सारे फैकल्टीज़, पर्सनल मेंटरशिप, सब कुछ आपको मिल जाएगी। आपको डिटेल्स यहाँ पर भी मिल जाएंगी, ठीक है। और PSR ऑप्शनल भी आप डायरेक्टली यहीं से ज्वाइन कर सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस ऑप्शनल डायरेक्टली, ठीक है। फिर मिलते हैं, ख्याल रखिए।